प्यारे बच्चों, आइए अपन निश्चित समाकलन में ही कुछ आगे की बात करते हैं। निश्चित समाकलन में इसके पिछले सेशन में हमने बात की थी कि निश्चित समाकलन जो है वो जो अनिश्चित समाकलन की तरह ही होता है। अनिश्चित समाकलन की तरह ही हम समाकलन को प्राप्त करते हैं, ज्ञात करते हैं, और बस उसमें लिमिट जो हमें दी हुई होती है a से b तक, किसी 1 से -1 से 1 तक, 0 से 2 तक, कुछ भी जो लिमिट दी रहती है वो लिमिट अपन साथ में लास्ट में हम समाकलन करने के बाद लास्ट में लिमिट को रखते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं और मान ज्ञात कर लेते हैं। तो निश्चित समाकलन में कुछ नाम से या कुछ एक अलग टॉपिक अपन जब देखते हैं तो उसमें घबराने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। निश्चित समाकलन बहुत ही सरल एक टॉपिक है। समाकलन यदि हमें समझ में आ गया तो सरल है, समाकलन तो उसमें करना ही है, साथ में लिमिट भी लगाना रहता है। तो इस तरीके से हम निश्चित समाकलन को जान चुके हैं। अब देखते हैं कि कुछ निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम जब निश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं तो हमें क्या सहूलियत प्राप्त होती है, क्या सरलता प्राप्त होती है, और हम कितने आसानी से प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ प्रगुण देख लेते हैं। तो इसमें हमारी पुस्तक में जो है वो 7 प्रगुण दिए हुए हैं, बल्कि 8, क्योंकि P0 से काउंट हो रहा है, P0, P1, P2। तो इनको अपन थोड़े सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। तो जैसे यदि जो हमारा पहला प्रगुण है वो जो कहता है कि लिमिट a से b fx dx बराबर लिमिट a to b ft dt, मतलब वो ये कह रहा है कि फलन यदि वही है, चर बदल जाता है फलन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम दोनों का मान जो हम ज्ञात करते हैं दोनों का मान सेम प्राप्त होता है। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि यदि कोई फलन है y = fx और a से b तक का, x = a से लेके x = b तक का क्षेत्रफल ये होगा। अब यदि यही फलन चर बदल दें, यहाँ पे ft कर दें और यहाँ पे t = a से लेके t = b तक ज्ञात कर लें, तो क्या होगा? क्षेत्रफल तो हमारा वही रहेगा, कोई अंतर तो आएगा नहीं। तो इस तरीके से इस बात को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ऐसे बताया कि लिमिट a से b fx dx और लिमिट a से b ft dt चर परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा पहला प्रगुण है। ये बहुत आसान है, इसका कोई विशेष इस्तेमाल नहीं आता, कहीं कहाँ एक आध जगह आएगा, एक आध प्रश्नों में जहाँ आएगा वहाँ मैं बताऊँगा कहाँ पर आता है। अब उसके बाद दूसरा जो प्रगुण है वो थोड़ा सा इस्तेमाल आ भी जाएगा कहीं, उसको देखते हैं। लिमिट a to b fx dx इक्वल टू कहता है यदि हम लिमिट को उल्टा कर दें, b to a कर दें fx dx, तो क्या होगा? तो ये पूरे जो समाकलन में ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। यदि हम इसमें लिमिट उल्टी लगा दें, a से b की जगह b से a तक लिमिट लगा दें, तो ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो जाएगा हमें। तो ये भी आसान है हमको समझना। उसके बाद ये तीसरी बात ये कहता है कि लिमिट a to b fx dx इक्वल टू लिमिट a to c fx dx प्लस लिमिट c to b fx dx, जहां
a इज लेस देन c इज लेस देन b हो। मतलब यदि मान लीजिए हम लिमिट 1 से लेके 2 तक लगाते हैं या 1 से लेके 3 तक लिमिट लगाते हैं किसी फलन में f(x) dx में लिमिट 1 से लेके 3 तक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट 1 से लेके 2 तक f(x) dx ये ज्ञात कर लें और फिर 2 से 3 f(x) dx ये प्राप्त करके जोड़ दें। मतलब इसका मान प्राप्त करें, इसका मान प्राप्त करें, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम पहले 1 से लेके 2 तक का मान प्राप्त कर रहे हैं, फिर 2 से लेके 3 तक जोड़ेंगे तो 1 से लेके 3 तक का मान का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसको यदि हम डायग्राम में समझें तो वही है, यदि y = f(x) है कोई फलन और यदि हम a से लेके b तक का क्षेत्र है ये, और यदि यहां पर कोई c है तो ये कह रहा है कि एक बार हम समाकलन इस इतने क्षेत्र का निकाल लें, इस क्षेत्र का निकाल लें, और एक बार समाकलन इस क्षेत्र का निकाल लें, फिर दोनों को जोड़ दें। मतलब ये जो क्षेत्रफल आया वो ये है, ये जो क्षेत्रफल आया वो ये है, और दोनों को जोड़ दें तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा वो ये है। आसान है, बहुत आसान है। तो ये प्रगुण भी आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद चौथा जो है वो ये इस्तेमाल में भी बहुत आता है। वो ये कहता है कि लिमिट 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a लिमिट रहती है और f(a-x) भी कर दें हम तो दोनों सेम आता है। इस प्रगुण का हम इस्तेमाल अभी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये 2-3 प्रगुण ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आने वाला प्रगुण है वो यही है। अब नहीं, इसके पहले सॉरी f(a+b - x dx ये है। चौथा जो है वो ये है। उसी का उसकी एक स्पेशल कंडीशन है। यदि हम a को 0, यहाँ पे ये a से b तक था, a से b तक था। अब इसकी एक स्पेशल कंडीशन जो अब मैंने पहले लिख दिया था अभी, वो ये है 0 to a f(x) dx, ये 0 to a, और ये अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, b को a से रिप्लेस कर दिया और a को 0 कर दिया, तो b की जगह a आ गया और ये 0 आ गया, तो ये a-x आ गया। मतलब ये कोई नया प्रगुण नहीं है, ये चौथे प्रगुण का एक स्पेशल पर्टिकुलर केस है ये। मतलब हम a की जगह पर 0 ले रहे हैं और b की जगह पर a ले रहे हैं, तो ये दोनों प्रगुण एक जैसे ही हैं। इन दोनों का इस्तेमाल सर्वाधिक आएगा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रगुण यदि कहें तो यही है, जो अभी हम कुछ एग्जाम्पल में आप लोगों को बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद अगला जो प्रगुण है वो ये है कि लिमिट 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू लिमिट 0 to a f(x) dx प्लस लिमिट 0 to 2a f(2a - x)। ये पांचवा हमारा प्रगुण है, छठवां। और उसके बाद अपन ये ऊपर का कुछ मिटाते हुए लिख देते हैं लास्ट वाले। नेक्स्ट प्रगुण है 0 to 2a
fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx यदि f2a माइनस x इक्वल टू fx हो और इसी का मान 0 होता है यदि f2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx हो। आपने देख लिया इसका मान 2 टाइम्स 0, लिमिट हमारी 0 टू a हो जाएगी, 2 टाइम्स fx dx के बराबर आएगा जब 2a माइनस x fx ही प्राप्त हो, और यदि 2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx होगा तो ये 0 टू 2a fx dx इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यदि लिमिट माइनस a टू a fx dx ये क्या प्राप्त होगा, 2 टाइम्स 0 टू a fx dx प्राप्त होगा यदि fx सम फलन है। सम फलन का क्या मतलब है? सम फलन वो फलन कहलाता है कि यदि किसी फलन में हम x के स्थान पे माइनस x रखें तो भी फलन का मान नहीं बदलता, ऐसे फलन को हम सम फलन कहते हैं। जैसे cos x बराबर cos माइनस x, तो cos x एक सम फलन है। हम क्या कहेंगे कि cos x एक सम फलन है, सम फलन है। इसी प्रकार इसी का मान 0 प्राप्त होगा जब fx एक विषम फलन हो। विषम फलन का क्या मतलब होता है? विषम फलन का मतलब होता है कि यदि हम फलन में x के स्थान पे माइनस x लें तो फलन का मान ऋणात्मक हो जाता है। ऐसे फलन को हम विषम फलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइन x को यदि हम साइन x में माइनस x कर दें तो माइनस साइन x प्राप्त होता है। अर्थात जो वास्तविक फलन हमारा क्या था, साइन x था, जिसमें हमने x को नेगेटिव कर दिया तो पूरा फलन नेगेटिव हो गया। अर्थात ऐसे फलन को हम क्या, विषम फलन बोलते हैं। मतलब साइन x एक विषम फलन है। ये उदाहरण है एक एक मैंने बता दिए, सम फलन के और विषम फलन के। ऐसे बहुत सारे फलन हो सकते हैं। ऐसे जैसे कोई चर x स्क्वायर है, x की घात 4 है, ये सब ऐसे जो सम घातों वाले बहुपद होते हैं जिनमें सभी घातें सम हों, ऐसे में हम यदि नेगेटिव रखेंगे x का मान तो भी धनात्मक ही प्राप्त होगा, वही फलन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे फलन को हम सम फलन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये हमारे जो प्रगुण हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे और आपको प्रगुण का इस्तेमाल करना समझ में आ जाएगा कि कैसे, कब, कहाँ पर हमें प्रगुण का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, ये आप अच्छी तरह से जान पाओगे। और क्वेश्चन हल करना आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप पुस्तक में बहुत सारे जो अभ्यास में, उदाहरण में जो प्रश्न हैं उनको और हल करके इसमें आप दक्ष हो सकते हैं और आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं। जो कुछ प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तब भी पूछे जाते थे। तो ऐसे प्रश्नों का एग्जाम्पल मैंने कुछ लिया है। हो सकता है परीक्षा में इन्हीं में से कोई एक प्रश्न या इससे मिलता जुलता प्रश्न आ जाए।
तो आपको आसानी से ये प्रश्न फिर आप परीक्षा में हल कर पाएंगे।